Good morning, students. We are continuing our chapter 7, that is external forces responsible for the changes. Okay, तो इस चैप्टर के अंदर में फंक्शन ऑफ ग्लेशियर्स के अलावा टाइप ऑफ ग्लेशियर्स के बारे में देख चुके थे, जिसमें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स एंड वैली ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था. अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर्स. ओके, सो इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ द ग्लेशियर्स परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शंस. तो इसमें सबसे पहले ये बताया है कि जैसे कि सरफेस वाटर होता है, जो सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो होता है, वो जिस टाइप से वर्क करता है या फिर वर्क परफॉर्म करता है, उसी तरह सेम अंडरग्राउंड जो वाटर ग्लेशियर्स होता है वो भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, डिपोजिशंस. ओके, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इरोजन फंक्शन ग्लेशियर्स कैसे परफॉर्म करता है. तो इसमें बताया व्हेन ग्लेशियर्स मूव अहेड, जब ग्लेशियर आगे बढ़ता है तो वो अपने साथ कुछ रॉकी लोडेड रॉक पार्टिकल्स या रॉक मटेरियल्स उनमें लोडेड रहते हैं, और उसी को ड्राफ्ट या फिर बोल्डर्स या बोल्डर क्लेस बोला जाता है. ओके, सो यही जो मटेरियल्स होते हैं वो एक टूल की तरह वर्क करते हैं इरोजन के लिए. नाउ ड्यू टू दिस, इसी के कारण जो इरोजन का वर्क होता है ना, तो उससे अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म्स बनती, जैसे कि यू शेप वैली, वी शेप वैली, थ्रोन लेक्स या फिर ग्लेशियर थ्रोन्स, ये सब फॉर्म होती है ड्यू टू द इरोजन ऑफ अ ग्लेशियर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन वर्क. मतलब अब देखेंगे इरोजन का ग्लेशियर्स का इरोजन फंक्शन तो देख लिया है. अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन. सो द ग्लेशियर मूव्स, जो ग्लेशियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव होता है. ओके, क्योंकि ग्लेशियर्स की जो आइस होती है, जो ग्लेशियर होता है उसमें सिर्फ वाटर या फिर आइस ही नहीं बल्कि इनके साथ रॉक पार्टिकल्स भी रहते हैं, जैसे कि पेबल्स, सैंड, स्टोन्स, सॉइल्स. ओके, तो ये सब चीज भी ग्लेशियर्स अपने साथ कंटेन करते हैं, और इन्हीं को कहते हैं लोड ऑफ ग्लेशियर्स. और ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का वर्क. क्लियर, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, जो कि बहुत स्लो स्पीड में होता है. नाउ द थर्ड वन इज डिपोजिशन वर्क. अब डिपोजिशनल वर्क में ये बताया है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट, तो ये धीरे धीरे उसके जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, रॉक के पार्टिकल्स, पेबल्स वगैरह होते हैं, वो सेडिमेंट्स वैली में अलग अलग पार्ट में कलेक्ट होने लगते हैं. ओके, अलग अलग पार्ट में मीन्स कुछ पार्टिकल्स एजिस में होते हैं कलेक्ट, कुछ उसके पार्टिकल्स बीच में रह जाते हैं. ओके, एंड कुछ वैली के एंड में आ जाते, इकट्ठे हो जाते. तो इन्हीं से जो लैंड फॉर्म होती है उसको कहते हैं मोरेन्स. ओके, तो अब मोरेन्स क्या होती है, उनके टाइप्स देखेंगे. तो मोरेन्स का मीनिंग होता है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसके जो ड्रिप्स होती है, मतलब जो मलबा होता है ना, वो कलेक्ट हो जाता है ग्लेशियर्स के एंड में. ओके, एंड में या फिर ग्लेशियर्स के आसपास वो धीरे धीरे कलेक्ट होने लगता है. उससे जो लैंड फॉर्म होती है, ओके, जो लैंड बनती है उसी को कहते हैं मोरेन्स. उसका अगर शेप एंड साइज के बारे में बात करें तो वो शार्प रहती है. ओके, एंड वो राउंडिश टाइप की शेप रहती है, क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उससे जो मटेरियल कलेक्ट होती है वो थोड़ा सा कर्व्ड टाइप फॉर्म कर लेती है, जिससे उसका शेप थोड़ा सा राउंडेड टाइप बन जाता है. ओके, नॉट अ टोटल सर्कल बट लिटिल बिट कर्व्ड शेप बनता है. नाउ ये जो मोरेन्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, लिटरल मोराइंस, मीडियल मोराइंस एंड टर्मिनल मोराइंस. तो लिटरल मोराइंस मीन्स होता है जब ये डिपोजिशंस, मतलब जो मटेरियल हैं, रॉक मटेरियल्स हैं जो उसमें मोराइंस में प्रेजेंट है, जब यही मटेरियल्स उनके एजेस में कलेक्ट हो जाते हैं. एजेस में मीन्स यहाँ. ओके, जब भी यही मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं उनके साइड्स में, एजेस में, तो उससे जो लैंड फॉर्म होती है, वो जो ग्लेशियर्स कलेक्ट होता है, इसको कहते हैं लिटरल मोराइंस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है मीडियल मोराइंस में क्या होता है, जब दो ग्लेशियर्स अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से दो ग्लेशियर्स जब आते हैं एंड साइड्स उनकी ज्वाइंट हो जाती है, एंड दीज लिटरल मोराइंस आल्सो ज्वाइंट्स नियर देयर. ओके, तो ये जो इनकी कॉन्फ्लुएंसेस, मतलब जो उनकी मीटिंग पॉइंट्स हुए, जहाँ पे आके वो मिल रहे हैं, तो उनकी मीटिंग पॉइंट्स में यही मटेरियल्स मोराइंस या फिर जो रॉक मटेरियल्स होते हैं ग्लेशियर्स में, वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं. ओके, कलेक्ट हो जाते हैं. उससे जो फॉर्म होती है उनकी मीटिंग प्लेस पे, जो लैंड फॉर्म होती है, डेट लैंड फॉर्म और अ डेट टाइप ऑफ मोराइन इज कॉल्ड अ मीडियल मोराइंस. क्लियर. नाउ द थर्ड वन इज टर्मिनल मोराइंस. टर्मिनल मोराइंस का मीन्स होता है जो मटेरियल्स आते जब वो डिपॉजिट हो जाते एट द एंड ऑफ अ वैली, वैली के एंड में जब यही मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं तो उससे एक रिफ्ट टाइप का बनता है. ओके, रिज्ड टाइप का फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं लिटरल मोराइंस. एंड
ये मोराइंस यूजुअली ग्लेशियर्स में मेल्ट होने के बाद और जहाँ पे वाटर फ्लो लाइक जब वाटर फ्लो हो सॉरी जो ग्लेशियर्स है मेल्ट होके वाटर की तरह फ्लो होने लगता वहीं पे ये देखने को मिलता है। ओके, नाउ वी विल सी इन अ विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑल थ्री टाइप ऑफ मोराइंस। सपोज दिस इज अ माउंटेन्स। ओके, ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ये मोराइंस फ्लो ग्लेशियर्स फ्लो होके आ रहे हैं। ओके, ग्लेशियर्स मेल्ट होके धीरे धीरे बहते जा रहे हैं, तो उनके एजिस में ये जो मोराइंस कलेक्ट होते जाएंगे। ओके, एजिस में जो रॉकी पार्टिकल्स कलेक्ट होते जाएंगे यही रॉकी पार्टिकल्स कहलाएंगे। यही जो मोराइंस फॉर्म होगा ये कहलाएगा लेटरल मोराइंस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ लेटरल मोराइंस। अब देखेंगे मीडियल मोराइंस, जो सेकंड नंबर देखा था मैं। मीडियल मोराइंस क्या होगा? मीडियल मोराइंस होता है जब ये ग्लेशियर्स दो अलग अलग डायरेक्शन से दो अलग अलग ग्लेशियर्स फ्लो होते होते आएंगे, जब वो मेल्ट होने लगेंगे। ओके, सो ये 1 ये 2, ओके, ये दो अलग अलग ग्लेशियर्स आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? जब ये दोनों साथ में आगे आते रहेंगे तो एक टाइम बाद आके ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और ये फिर एक थर्ड ये ग्लेशियर फॉर्म कर लेंगे, ये दोनों ज्वाइंट हो गए। ओके, तो यहाँ पे ये मीट होने के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे इनके पार्टिकल्स कुछ कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, रॉक पार्टिकल्स, ये मोराइंस के रॉक पार्टिकल्स यहाँ पे कलेक्ट, जिससे ये लैंडफॉर्म जो बनती है, जो मोराइन बनता है, मोराइन इज कॉल्ड द मीडियल मोराइंस। गॉट इट? नाउ अब थर्ड देखेंगे टर्मिनल मोराइंस। क्या होता है? टर्मिनल मोराइंस होता है जब ये ही रॉक की पार्टिकल्स, ये जो इकट्ठा अभी जो एक बन गया है रॉक, ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर्स थे वो एक बन गया, दो अलग अलग ग्लेशियर आगे आके वन फॉर्म कर लिया। ओके, तो इससे जो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे आके ये जो रिवर है, ये वैली के यहाँ पे एंड में आके जितने भी रिमेन पार्टिकल्स बचे ये यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर? ग्लेशियर्स के, तो इससे ये जो मोराइन फॉर्म हुआ ये कहलाता है टर्मिनल मोराइंस। गॉट इट? लिटरल मोराइंस, मीडियल मोराइंस एंड टर्मिनल मोराइंस ये होता है। ओके, नाउ अब आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ अ रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर। अभी तक अपन ने जो वाटर देखा था फॉर्म में देख लिया, एक ग्राउंड के ऊपर का वाटर देख लिया, उससे क्या क्या फंक्शंस होते, एक देख लिया जो फ्रोजन अपन ग्लेशियर बोलते। ओके, तो ये दो टाइप के फंक्शंस अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट जो अपना है वो है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मींस अंडरग्राउंड वाटर। इसके अंदर में सबसे पहले ये बताया है कि जो रेन वाटर फॉल होती है ना, तो उसमें कुछ वाटर ऐसा, कुछ वाटर का पोर्शन जो कि माउंटेन के पीक, मतलब जो माउंटेन की चोटियां है ना, यहीं पे जम जाता है। ओके, यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है एक आइस के फॉर्म में, वहां पे फ्रीज हो गए। ओके, लेकिन उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है रेन का जो एवोपरेट वापस से एटमॉस्फेयर में, एवोपरेट भाप बन के वापस एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। ओके, लेकिन उसका कुछ पानी ऐसा रहता है रेन का जो कि रिवर या फिर नालास के थ्रू सी या फिर समुद्र ओशियंस वगैरह में चला जाता है, और उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो एक जगह चीजें का फ्लो होता है ना जब वाटर, तो रिवर या फिर नाला या छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है उसका वाटर सी के साथ साथ कुछ वाटर लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर जो लैंड में क्रैक्स होती है ना, पोरस रॉक्स होती है, उनके थ्रू वो रॉक के नीचे, ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड में चला जाता है, और उसी वाटर को अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। क्लियर? और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो ग्राउंड के नीचे लेक सी, इनके थ्रू ये पहुंचता है। ओके, तो अब इस बॉक्स में दो वर्ड बताएं, पोरस रॉक एंड इम्पोरस रॉक। तो अब इस पोरस और इम्पोरस का वर्ड का मतलब देखेंगे। पोरस रॉक मीन्स होता है ऐसी रॉक जो कि वाटर को इजीली एंटर होने देती है। ओके, रॉक के अंदर जो पानी जाता है, जब उनमें क्रैक्स होता है तो वो इजीली एंटर होने देती है रॉक, तो उन्हीं टाइप की रॉक्स को पोरस रॉक बोलते हैं। और जो रॉक्स इजीली एंटर नहीं होने देती हैं, दैट टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड द इम्पोरस रॉक। क्लियर? पोरस रॉक एंड इम्पोरस रॉक। नाउ नेक्स्ट देखेंगे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सभी जगह उसकी क्वांटिटी सेम नहीं होती, कहीं पे कम होता है, कहीं पे वो बहुत ज्यादा होता है। एंड जो फंक्शन होता है ना वाटर का, वो वाटर का अंडरग्राउंड वाटर सरफेस के अंदर ही वो परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली जब वर्ड ही अंडरग्राउंड वाटर, तो उससे जो भी फंक्शन होगा, जो भी वर्क होगा, वो भी कहाँ करेगा? अंडर द सरफेस। ओके, सरफेस के नीचे। ओके, तो इससे जो अलग अलग टाइप के सरफेसेस बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो किस टाइप के? जैसे कि वाटरफॉल सभी जानते हैं, जो हाई एरिया से, जो ऊपर के हाई लोटेड एरिया से जो नीचे पानी गिरता है। ओके, जो नीचे पानी गिरता है ये कहलाता है वाटरफॉल, वाटर का फॉल होना। नाउ द नेक्स्ट बताया आर्टिशियल वैली। आर्टिशियल वैली मीन्स होता है फुब्बारा कुआं मीन्स सिया।
आप लोगों ने वेल्स वगैरह देखे होंगे, तो वेल्स में पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड के नीचे से। ओके, तो यही कहलाता आर्टेशियन वैली। क्लियर? ये जो पोरस रॉक से यहाँ पे पानी भर जाता है। ओके, तो अगर कहीं पे छोटा क्रैक होता है या फिर कहीं से उनको रास्ता मिलता है तो वो वाटर ऊपर की साइड ब्लो होने लगता है। ओके, तो इससे एक वेल टाइप का बन जाता है। क्लियर? या लेक टाइप की फॉर्म होती है, तो ये कहलाती आर्टिशियन वैली। नाउ नेक्स्ट है गीजर्स। गीजर क्या होता है? आप लोगों ने सभी ने गर्म पानी तो देखा होगा, गर्म पानी के जो कुंड होते हैं या फिर जमीन के नीचे से कई बार गर्म पानी आता जाता है, तो वो गर्म पानी आता कैसे है? ग्राउंड के नीचे काफी सारे मिनरल्स रहते हैं। ओके, और जब वो मिनरल्स इकट्ठे रहेंगे, और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जितनी ज्यादा अपन ग्राउंड के नीचे जाते जाते हैं, ओके, उतना ज्यादा गर्मी बढ़ती जाती है। तो जब वहां पे वाटर रहेगा तो ऑब्वियसली वो भी गर्म हो जाएगा। ओके, तो क्रैक्स, अगर उन्हें क्रैक्स मिलता है या फिर कुछ भी, तो वो वाटर का सोर्सेस, वाटर उन सोर्सेस के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, और उससे ये जो हॉट वाटर आता है, ओके, तो इसी स्ट्रक्चर को गीजर्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ आगे देखेंगे, इसमें बताया है डेट जो ग्राउंड वाटर होता है वो बैलेंस, सरफेस को बैलेंस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इससे सेवरल टाइप के इरोजन्स भी होते हैं, जैसे कि ऊपर के वाटर से जो इरोजन्स ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे ही ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है वो भी इरोजन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क परफॉर्म करते हैं। क्लियर? एंड जो ग्राउंड वाटर डज इट्स वर्क स्पेशली, और जो ग्राउंड वाटर्स होते हैं वो स्पेशली सबसे ज्यादा वर्क परफॉर्म करते हैं लाइमस्टोन एरियाज में। क्लियर? और यही जब वो लाइमस्टोन एरियाज में वर्क परफॉर्म करते हैं अंडरग्राउंड वाटर, तो उसी को कहते हैं कस्टर टोपोग्राफी। ओके, कस्टर टोपोग्राफी क्या होती है? कस्टर टोपोग्राफी मीन्स होती है व्हेन द अंडरग्राउंड वाटर perform their work especially in a limestone area. So these type of process is called the, या फिर this type of topography is called the कस्टर टोपोग्राफी। ओके, एंड लाइमस्टोन बेसिकली होता क्या है? लाइमस्टोन एक टाइप की रॉक होती है जो कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड से बनने के कारण ये जो रेन वाटर होता है उसमें बहुत इजीली डाइल्यूट या फिर मिक्स हो जाती है। और लाइमस्टोन का सबसे ज्यादा यूज होता है सीमेंट से, आप सीमेंट वगैरह बनाने में। इसका कलर लिटिल बिट वाइट एंड ग्रेस टाइप का होता है। ओके, एंड रेन वाटर पासेस थ्रू द रॉक्स एंटर इनटू द ग्राउंड, एंड रेन वाटर जब वो पास रिवर के थ्रू पास होती है, ओके, और ये फिर ग्राउंड में एंटर होती है, और यही इरोजन का वर्क फिर वो परफॉर्म करती है। और यही इरोजन का वर्क जो परफॉर्म करती है उसको टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज लैंडस्केप ऑन अ सरफेस, मतलब सरफेस में लैंडस्केप होना, और सेकेंड है अंडरग्राउंड वाटर में लैंडस्केप होना। ओके, ना यहाँ पे आप सरफेस में देखेंगे, सरफेस में लैंडस्केप होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा लैप्स एंड प्रोम श्रिंक होल्स बनते हैं। ओके, लैप्स एंड श्रिंक होल क्या होते हैं वो आगे अपन स्टडी करेंगे। और उसके अलावा जो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है अंडरग्राउंड लैंडस्केप, अंडरग्राउंड लैंडस्केप के कारण भी अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म होती है, जैसे कि केव्स। ओके, इसके अलावा स्टेरेटाइट्स या फिर स्टेगमाइट्स। ओके, स्टेरेटाइट एंड स्टेगमाइट क्या होता है वो मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। इसी केव तो आप सभी ने देखी होगी, केव गुफा। ओके, तो ये होगी केव। ओके, इस केव में जब लाइमस्टोन होता है ना, लाइमस्टोन में जब रेन वाटर मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है? डाइल्यूट्स होना, घुलना शुरू हो जाता है। ओके, और घुलने के कारण, इनके मिक्स होने के कारण ये फिर लाइमस्टोन वहां से फ्लो होने लगता है। फ्लो होते होते क्या होता है, एक टाइम बाद इससे ये ऐसा केव बन जाती है। ओके, एंड जब ये केव बन जाती है तो यहाँ पे भी वाटर आ जाता है। क्लियर? ऊपर भी रहता है क्योंकि जो यहाँ पे जो लाइमस्टोन्स है, ओके, यहाँ पे जो लाइमस्टोन्स हैं, क्लियर, तो यही लाइमस्टोन्स नीचे भी होंगे। क्लियर? तो यही जब लाइमस्टोन्स धीरे धीरे घुलने लगती हैं जब, तो यहाँ पे ये होल बनने लगता है। ओके, तो जिसके कारण ये केव्स फॉर्म होती हैं। ओके, केव्स बनने के बाद बेसिकली क्या होता है, जब ये केव बन जाती है ना, तो इसमें कुछ कई बार जो वाटर होता है ना, तो वो एवोपरेट होने लगता है सनलाइट के कारण। जब वो एवोपरेट हो जाता है तो उसमें से वाटर तो उड़ जाता है, बचेगा क्या? लाइमस्टोन नहीं बचेगा इसमें से। जब ये मिक्स हो गया तो वाटर, इसका भी फॉर्मूला होता है H2O। तो जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड लाइमस्टोन जब ये आपस में मिलेंगे ना, और जब ये वाटर एवोपरेट हो जाएंगे, तो इसमें बचता है CaCO3। ओके, CaCO3 मीन्स
कस्टाइड, ओके, कसाइट बसता है, इसमें रेमेन बसता है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो ये यहाँ पे आके ये पिलर टाइप में जमने लगता है, हार्ड होने लगता है, ओके। तो जब ये पिलर्स टाइप में नीचे भी और ऊपर भी जम जाता है ना, तो ऐसा इस टाइप के पिलर्स जो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब रूफ से ग्राउंड की तरफ जो पॉइंट्स करते हैं उसको कहते हैं स्टेरेटाइट्स, और जो ग्राउंड से रूफ की तरफ पॉइंट करते हैं उसको कहते हैं स्टिग्माइट्स। क्लियर? स्टेरेटाइट्स स्टिग्माइट्स क्या होती हैं? सी, जो ग्राउंड से नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं उसको कहते हैं स्टेरेटाइट्स, और जो नीचे से रूफ की तरफ पॉइंट करते हैं उसको कहते हैं स्टिग्माइट्स। क्लियर? ओके। नाउ इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें ना, तो एग्जाम्पल इंडिया में जो छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन है, बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, ओके, राजकोट के पास में है, वहां पे ये देखने को मिलेगा आपको इस टाइप के, क्योंकि वहां की जो रॉक्स होती हैं, ओके, केव्स हैं, वो लाइम स्टोन से फॉर्म होती है। इसके अलावा जो एड्रियाटिक सी है, एक एड्रियाटिक सी बेसिकली कहाँ पे है, जो यूरोप में आपने इटली, जो फ्रांस इटली जो कंट्री है, ओके, इटली के यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी, ओके। तो यहाँ पे इस रीजन में जो रॉक्स जो अपन को केव्स देखने को मिलती है ना, तो वो केव्स लाइमस्टोन से बनी होती है, और उन्हीं लाइमस्टोन की केव्स में अपन को ये केव्स स्टेरेटाइट्स एंड स्टेगमाइट्स अपन को देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया है श्रिंक होल, जो अपन ने पहले वर्ड देखा था श्रिंक होल, ओके। तो उसको देखने के पहले यहाँ पे ये जो स्टेगमाइट्स एंड स्टेरेटाइट्स बताया था उसमें सी ये लाइमस्टोन्स की पूरी रॉक है, ओके। तो यहाँ पे ये मिक्स होने के कारण यहाँ पे ये डिसॉल्व हो गई, तो यहाँ पे होल हो गया, जिसके कारण ये केव बन गई। केव बनने के बाद आपको ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा होगा, ये ऊपर रूफ से नीचे साइड को हो रहा है, इसलिए इसको स्टेगटाइट्स बोलते हैं। और ये देखो इसको, ये जो पोर्शन जिसको मैं शेड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, ये नीचे से ऊपर की तरह जाता है, जस्ट लाइक अ प्लांट। जैसे प्लांट्स के स्ट्रीम्स होती है ना, ब्रांचेस होती हैं, जब वो प्लांट बड़ा होना शुरू होता है तो नीचे से ऊपर की तरह पॉइंट होता है ना, इसी टाइप से ये होती है, ओके। तो ये जो ऊपर की तरह पॉइंट हो रही है, इसमें ये वाटर भी दिख रहा है आपको, ओके। तो ये जो ऊपर की तरह पॉइंट हो रही है, यही कहलाती है स्टिग्माइट्स। गॉट इट? नाउ अब श्रिंक होल देखो क्या होता है, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे रेन वाटर के अफेक्ट के कारण जो होल्स होते हैं ना, वो और भी ज्यादा डीपली बनने लगते, प्रोड्यूस होने लगते हैं इन लाइमस्टोन। मतलब ये जो परफॉर्म होता है ना, ये सभी जगह मेनली लाइमस्टोन एरियाज में ही परफॉर्म होते हैं, ओके। एंड उससे जो होल बनता है, सच होल्स आर कॉल्ड श्रिंक होल्स, इन्हीं को श्रिंक होल्स या फिर सोलो होल्स भी बोलते हैं। और इंडिया में ये मेघालय रीजन्स में देखने को मिलेंगे ये श्रिंक होल्स। और इन्हीं श्रिंक होल्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है मेघालय में, ओके। और मेघालय में ये डिसएडवांटेजेस है कि श्रिंक होल होने के कारण वहां पे रोड्स या फिर रेलवे लाइंस को बनाने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। क्लियर? ये हो गया श्रिंक होल, क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट है केविन्स। केविन्स मीन्स क्या होता है, ये केव से लिया हुआ ये वर्ड है, ओके, केव से भी। तो सरफेस एरिया की जो स्ट्रीम्स होती है, वाटर के जो डायरेक्शंस होती है, ये जो ब्लो हो रही हैं अलग अलग ये रास्ते से, तो ये जो रास्ते होते हैं रिवर के, ये डिसअपियर हो जाते। डिसअपियर क्यों हो जाते? क्योंकि ये वाटर श्रिंक होल में एंटर हो जाता है, ओके। श्रिंक होल में एंटर होकर वो अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है, तो ये फिर अपन को दिखाई नहीं देता वाटर, ओके। सो दे फ्लो किसके थ्रू, ये क्रैक्स जो होती हैं, पूरस रॉक्स होती है, उनमें जो क्रैक्स होती है उनके थ्रू ये अंदर चला जाता है, और फिर ये लाइमस्टोन्स में मिक्स हो जाता है। लाइमस्टोन में मिक्स होने के कारण केव बनता है, वो एग्जांपल अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ओके। तो इससे केव या फिर केविन्स फॉर्म होते हैं। और ये मैंने अभी बताया था कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, तो इसकी जो फुट हिल्स होती है, फुट हिल्स मतलब नीचे नीचे की जो माउंटेन्स है पूरे हिमालयन माउंटेन्स, ओके, इनकी जो फुट हिल्स होती है, नीचे की जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं, वहां पे आपको ये केविन्स देखने को मिलेगा। गॉट इट टिल द केविन्स? क्लियर हो गया? अब आगे जो फंक्शन ऑफ रिवर एंड फंक्शन ऑफ सी वेव्स है, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ यहाँ पे सॉइल इरोजन में ये बताया है that the upper layer of our soil is very important for, जो upper layer होती है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत यूजफुल रिसोर्सेज भी होती है, ओके। सो ह्यूमन बींग और एनिमल्स होते हैं जो कि इसके लिए सॉइल को धीरे धीरे डिक्ले का मतलब उसको खराब करते जा रहे हैं, ओके। सो आइदर द सॉइल इज कट और द मतलब या फिर वो सॉइल कम होती जा रही है, मतलब सॉइल की क्वांटिटी क्वालिटी कम होती जा रही है, या फिर वो फ्लो हो रही है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो जाती जा रही है, कि जो कि उसका जो यूज है वो धीरे धीरे कम, मतलब वो यूजलेस बनती जा रही है।
और इसी के कारण जो सॉइल के मटेरियल, सॉइल का मटेरियल उसका डिसस्ट्रक्चर्ड, मतलब वो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर या फिर उसकी जो अपन फर्टिलिटी बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। डेट इज ओके। सो यही जो रीजन हो रहा है, या फिर इरोजन के थ्रू या फिर ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज या एनिमल एक्टिविटीज के थ्रू। ओके, तो यही इसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। क्लियर? नाउ यहाँ पे सॉइल इरोजन की शॉर्ट डेफिनेशन दी हुई है इस बॉक्स में। अब यहाँ पे देखेंगे सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या क्या है, सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्या रीजन है। ओके, तो सॉइल इरोजन का सबसे मेन है डेट, जो सॉइल इरोजन होता है उससे सॉइल बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है। ओके, व्हेन द कवर ऑफ अ वेजिटेशन, जब वेजिटेशन का कवर जब वेजिटेशन होती है, जिससे तो उसके कारण से जब मतलब एग्रीकल्चर अपन वर्क करते हैं, उससे तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिमूव होती जाती है। जो अपर लेयर है ना, वो सॉइल अपनी अपर लेयर से लूज हो जाती है। ओके, या फिर इसके अलावा वेजिटेशन के अलावा जो हैवी विंड होता है उसके थ्रू भी सॉइल इरोजन होता है। ओके, हैवी विंड के थ्रू सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती, तो अपर लेयर मूव हो गई। ओके, तो जिससे भी सॉइल इरोजन होता है। हैवी विंड के हैवी रेन के अलावा जो पावरफुल विंड्स ब्लो होती है, जो विंड्स बहुत फास्टली ब्लो होती है, उस कारण से भी सॉइल इरोजन होता है। ओके, जो अब नेक्स्ट रीजन, ये तो हो गया 3 रीजन, बिकॉज ऑफ वेजिटेशन, हैवी विंड, हैवी रेन और पावरफुल विंड। अब जो थर्ड रीजन है वो है ओवर ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक एनिमल। ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है जो जानवर चरते हैं ना, चारा। ओके, तो चारा चरने के कारण वो सॉइल से अपर पार्ट जो प्लांट्स होते हैं उनको निकाल देते। जब वो ज्यादा ग्रेजिंग कर लेते तो अपर पार्ट निकालने के कारण सॉइल लूज होने लगती है। मतलब जो रूट्स से बंधी हुई थी, जो छोटे छोटे प्लांट की रूट्स से, वो रूट्स टूट जाती हैं, जिससे सॉइल की जो पकड़ होती है, ओके, बॉन्डिंग्स होती है, वो वीक हो जाती है, जिस रीजन से सॉइल वाटर या विंड के थ्रू बहुत इजीली मूव हो जाती है। ओके, इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन है डेट इज अ कटिंग ऑफ अ फॉरेस्ट। जब अपन फॉरेस्ट की कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओके, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल के इरोजन के लिए। क्लियर? और इसके अलावा अब जो आर्टिफिशियल तरीके से अपन फार्मिंग करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का जो यूज करते हैं, और साथ ही साथ जो अनकंट्रोल्ड इरिगेशन कर रहे हैं, ओके, इन रीजन से भी सॉइल डे बाय डे यूजलेस होती जा रही है। मतलब उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, उसकी जो कैपेसिटी है, ओके, सॉइल की फर्टिलिटी, कैपेसिटी और उसका जो यूजफुलनेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, सो ये होगा उसकी कॉजेस। अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डेट इज अ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है भी अपन सभी जानते हैं, क्योंकि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट नेचर रिसोर्स है। अगर सॉइल जैसे से खराब होती जाएगी, ऑब्वियसली अपनी जो वेजिटेशन है और जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ओके, उसमें डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा। और अगर इन चीजों पे अफेक्ट पड़ा तो ऑटोमेटिकली अपनी जो कंजर्वेशंस है, ओके, जो मतलब फूड अपन मिलता है सॉइल के थ्रू, वो कम मिलने लगेगा। ओके, तो जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सॉइल जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपन कैसे कर सकते? फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। जितना ज्यादा अपन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करेंगे, ओके, तो सॉइल की जो रूट्स होती है वो उतनी ज्यादा टाइट रहेंगी। सॉइल जो पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को टाइट रखेंगी। ओके, जिस कारण से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और एक जगह से दूसरी जगह वो जाने के लिए रोक भी देगी। ओके, उसको अवॉइड भी करेगी। क्लियर ना? प्लांटेशन, वही ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशंस करना, प्रॉपर प्लांट लगाना, ट्री प्लांटेशन करना, जिससे डेजर्ट एरियाज कम होने लगे और साथ ही साथ सॉइल अपनी कंजर्व रहे। ओके, नाउ द थर्ड वन इज सॉइल रिहब। सॉइल रिहब मीन्स सॉइल को रिहब करना, मतलब उसको फिर से प्रॉपर ऐसे कंडीशंस, मतलब एग्रीकल्चर भी अगर अपन कर रहे हैं तो ऐसी मेथड अडॉप्ट करना जिससे सॉइल को कम नुकसान पहुंचे। ओके, वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर अडॉप्ट करना। ओके, जो मतलब एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो रहा है या फिर जिससे वाटर सॉइल में ज्यादा आ रहा है उसको स्टॉप करना ना। जो एनिमल्स के थ्रू ग्रेजिंग होती है, ओके, उन ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रेजिंग होगी सॉइल में से प्लांट उतने ज्यादा खिंचेगी, क्योंकि प्लांट से निकलेंगे, जिसके कारण सॉइल की जो पकड़ है, जो रूट्स के थ्रू टाइट किए हुए सॉइल को, वो उतनी ज्यादा लूज होती रहेगी। तो उसको अगर रोकना है, सॉइल को कंजर्व करना है, तो ओवर ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, नाउ द थर्ड इज फ्लड को कंट्रोल करना। सी, फ्लड क्या होता है? जब फ्लड आता है तो बहुत ही ज्यादा पावर से वाटर आता है, तो वाटर का पावर ज्यादा होने के कारण सॉइल भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस भी बहुत फोर्सफुली
निकल जाती। ओके, सो डैम्स जो अपन बनाते हैं, रिवर्स के बैंक्स में डैम्स होना चाहिए। ओके, जिस कारण से जो डैम्स अगर बनेंगे तो वाटर का जो फोर्स आता है उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, वाटर को स्टॉप करके उसको थोड़ी स्लो क्वांटिटी में, धीरे धीरे क्वांटिटी में उसको बहाएंगे, जिससे वाटर की करंट भी कम होगा और वाटर का करंट कम होने के कारण जो इरोजन है वो भी उतना ही ज्यादा स्लो होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है टेरिटल फार्मिंग। ओके, टेरिटिक फार्मिंग क्या होता है? एक ये फार्मिंग करने का तरीका होता है, जो हिली एरियाज होते हैं ना वहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग होती है, बहुत यूजुअली देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे यूजफुल भी होती है। ओके, जिस कारण से जो वहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब जो लेवल होता है ना, और प्रॉपर वाटर का लेवल या फिर जो ग्राउंड का लेवल होता है वो बहुत प्रॉपर हो पाता है, जिसके थ्रू सॉइल भी इजीली कंजर्व रहती है, मतलब सॉइल में बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है इस टाइप की फार्मिंग से। ओके, नाउ द लास्ट है दैट इज अ सॉइल क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है? देखो, अगर अपन एक ही टाइप की क्रॉप कंटिन्यू ग्रो करेंगे किसी एरिया में, ओके, तो जैसे अगर किसी एरिया में सिर्फ ओनियन या फिर वीट्स ही अकेली ग्रो किए जा रहे हैं, तो वीट के लिए जो जो अपन को चाहिए, वीट को जो जो न्यूट्रिशंस लगते हैं ओके सॉइल से, वो पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक टाइम बाद क्या होगा, उस सॉइल में वो न्यूट्रिशंस नहीं बचेंगे। ओके, जिसके लिए अपन को जो प्रोडक्शन होगा वीट या फिर जिस भी क्रॉप का, तो वो कम होने लगेगा। ओके, तो प्रोडक्शन कम होने के कारण सॉइल में फिर अपन एक्स्ट्रा जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, उनको यूज करने लगेंगे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। तो इसको रोकने के लिए क्रॉप का रोटेशन बहुत जरूरी। क्रॉप का रोटेशन में जैसे अभी वीट लगाया तो नेक्स्ट पोटैटो या ओनियन या कुछ और क्रॉप ग्रो करें। ओके, जिससे सॉइल को टाइम मिल जाएगा अपने न्यूट्रिशंस को फिर से रीजनरेट करने, रिप्रोड्यूस करने का। ओके, सो to maintain the fertility of a soil, crop should be change alternatively. Okay, so crop alternatively change होना चाहिए ताकि वो अपने nutritions को फिर से बना सके। Clear? This is whole about the chapter. So thank you for today.